Hello everyone, welcome to class 6 science chapter 9 living organism characteristics and the habitat volume 2. Now we will start about the habitat. In the previous volume we have learnt about the characteristics of the लिविंग बींग्स. जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी पढ़ा हम लोगों ने. अब हम हैबिटेट यानी उनकी शेल्टर के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Habitat. We have learned about the characteristics of the living things. Where do we find living things? हम लोगों ने अगर living being या living things की characteristics quality पढ़ी तो वो living things कहाँ पाए जाते हैं? We find living things at all places. हम living things को हर जगह पे देख सकते हैं, हर जगह पाए जाते हैं. We find them on snow-covered mountain and even in deep ocean. Do you know several microorganisms live in your body too? वो क्या करते हैं? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्नो से कवर माउंटेन पर भी रहते हैं, डीप ओशन में भी रहते हैं, इवन हमारी बॉडी में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं. सो द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट. वो प्लेस जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वही उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट यानी कि शेल्टर यानी कि रहने की जगह कहलाती है. अ हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, लाइट, शेल्टर एंड अ प्लेस फॉर रिप्रोडक्शन टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन इट. हैबिटेट क्या करता है? उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड, वाटर, एयर, लाइट, शेल्टर प्रोवाइड करता है जहाँ की वो रिप्रोडक्शन कर सके, जहाँ की वो रह सके. इनफैक्ट सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शेयर द सेम हैबिटेट. यहाँ तक कि एक ही तरह के जो एनिमल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड के प्लांट और एनिमल एक ही हैबिटेट में रह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, the cactus plant grows and survives well in hot and dry areas of deserts. So the habitat of cactus plant is desert. And the camel is adapted to the survive in very little water for a long period of time. So the habitat of camel is also a desert. अब आप देखते हो कि कैक्टस जो होता है उसको बहुत वो ड्राई प्लेस पे रहता है, हॉट प्लेस पे रहता है, कम पानी में सरवाइव कर सकता है. कैमल जो होता है वो भी क्या होता है कि विदाउट वाटर लॉन्ग टाइम के लिए वो रह सकता है. तो इस कंडीशन में ये कैक्टस और कैमल, एक प्लांट है एक एनिमल है, दोनों डेजर्ट में एरिया में रहने के लिए सुटेबल हैं, वो रह लेते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की. द ऑर्गेनिज्म डू नॉट लिव इन आइसोलेशन. दे ऑब्टेन देयर फूड एंड अदर नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आइसोलेशन में नहीं रह सकते, यानी सराउंडिंग में उनके कुछ ना कुछ होना चाहिए. वो अपने फूड या नेसेसरी थिंग जो होते हैं वो अपने सराउंडिंग से ही लेते हैं. एंड ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द सराउंडिंग अफेक्ट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जितने भी हमारे सराउंडिंग में लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ पर उसका प्रभाव पड़ता है. Okay, so everything surrounding and affecting the life of an organism is called its environment. इसीलिए हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ पर उसका प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट कहलाता है. एंड डू यू नो द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी. लिविंग थिंग्स और उनके एनवायरनमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी. नाउ वी विल टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. जो एनवायरनमेंट होते हैं उनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं. क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जिनसे एनवायरनमेंट बनते हैं? सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इन देयर हैबिटेट. Living things like plant and animal, human being and microbes in a habitat are the biotic component. Living things जैसे कि plant, animal, human being और microbes ये सब क्या होते हैं?
बायोटिक कंपोनेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म के, सॉरी एनवायरनमेंट के। एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट, टेम्परेचर एंड विंड आर द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। देखो एनवायरनमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, जो लिविंग बींग्स होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि वाटर, एयर, सनलाइट, टेम्परेचर, ये जो होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के। The biotic and abiotic components from nature, from the natural environment of an organism, we जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के नेचुरल एनवायरनमेंट से ही होते हैं। We are also a part of environment. We can change the environment according to our needs and we live in a human-made environment. हम भी एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपने एनवायरनमेंट यानी अपने सराउंडिंग को चेंज कर सकते हैं, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में रह सकते हैं या रहेंगे। ठीक है। नाउ बायोटिक कंपोनेंट्स। The biotic component of the environment can be divided into four main groups: producer, consumers, scavengers and decomposers। जो बायोटिक कंपोनेंट है उनको क्या किया गया है कि 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखेंगे। प्रोड्यूसर नाम से ही पता चलता है जो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म दैट कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं कि अपना फूड खुद से बनाते हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट मैंने आप लोग को बताया था, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड खुद से बनाते हैं। ठीक है, अब कंज्यूमर क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बट कंज्यूम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं लेकिन अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट पर डिपेंड होते हैं, वो क्या होते हैं? कंज्यूमर्स कहलाते हैं। अब कंज्यूमर्स भी जो होते हैं डिवाइड किए गए 3 टाइप्स से: प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्टरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर जिनको कि हर्बीवर्स कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर जिनको कि कार्निवर्स बोलते हैं, टर्टरी कंज्यूमर जिस या टॉप कार्निवर्स जिनको कि हम क्या बोलते हैं? ऑमनीवर्स बोलते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी कार्निवर्स ही बोलते हैं उनको भी। ठीक है, टॉप कार्निवर्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं हाँ प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवर्स, तो नाम से पता चल रहा है हर्बीवर्स द ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो से प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं वो हर्बीवर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, जैसे कि काऊ, बुफेलो, हॉर्स, डियर, ये सब। सेकेंडरी कंज्यूमर्स या कार्निवर्स वो एनिमल होता है द एनिमल दैट ईट फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स एंड एज फूड आर कॉल्ड कार्निवर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये क्या करते हैं कि अदर एनिमल के फ्लैश एज अ फूड वो खाते हैं, जैसे कि फ्रॉग, लिजार्ड, ये सब। ठीक है, अब टर्टरी कंज्यूमर यानी कि टॉप कंज्यूमर कौन से हो गए? ठीक, ये टॉप कार्निवर्स large animals like lion, tiger and the leopard that eat secondary consumers are called tertiary consumers। जो secondary consumers को खाते हैं वो tertiary consumers कहलाते हैं। जैसे कि वो क्या करते हैं? उनको किल करते हैं फिर उनको खा जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लायन, टाइगर, ये सब। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन द डेड रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स आर किल्ड बाय प्रीडेटर्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ऐसे एनिमल जो कि प्रीडेटर्स यानी कि शिकारी एनिमल के थ्रू किसी अदर एनिमल को मारने के बाद जो सड़े गले मटेरियल को खाते हैं उनको स्कैवेंजर्स कहते हैं। ठीक है, तो स्कैवेंजर्स में जैसे काइट, वॉल्चर, ये क्या होते हैं? डेड एंड डिकेड, मरे हुए सड़े हुए मटेरियल को ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिकम्पोजर।
Organism that decomposes dead bodies and extras of the excreta of the plant and animal to obtain their food are called decomposers. ऐसे organism जो dead body या तो plant और animal के excreta waste material को खाते हैं उनको हम decomposer कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब decomposers कहलाते हैं. ओके. Now interaction between एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट. अब हम बात करेंगे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, क्या संबंध होते हैं. नो ऑर्गेनिज्म कैन लिव इंडिपेंडेंटली इन एनी हैबिटेट. प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर एंड ऑन non-living components means abiotic component of the environment, and this is known as the interdependence. इस जो हमारे एनवायरनमेंट होते हैं, इस एनवायरनमेंट में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता है. वो हमेशा एक दूसरे पे, जैसे प्लांट और ह्यूमन बीइंग एक दूसरे पे डिपेंड है. बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. तो बोलते हैं कि एनवायरनमेंट में एक दूसरे पे डिपेंड होना, यही क्या कहलाता है, इंटरडिपेंडेंस, यानी कि आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होना. बिकॉज ऑफ द इंटरडिपेंडेंस प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर. आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होना की वजह से प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक नेचुरल बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं. ओके. नाउ एडोप्टेशन. Favorable features present in plant and animals that help them survive in a particular type of habitat are known as adaptation. प्लांट और एनिमल जो होते हैं उनके फेवर में जो भी फीचर्स यानी कंडीशंस होते हैं वो उन्हें ज़िंदा रहने में हेल्प कर सकते हैं उनके हैबिटेट में, और यही एडोप्टेशन कहलाता है. ठीक है. ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट बाय चेंजेस इन द बॉडी शेप, ऑर्गन्स, कलर, साइज, बिहेवियर एंड लोकोमोशन. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने सराउंडिंग में जो भी एटमॉस्फेयर होता है उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी बॉडी में शेप, ऑर्गन में शेप और बॉडी शेप में चेंज, ऑर्गन में चेंज, कलर, साइज, बिहेवियर, लोकोमोशन सब में चेंज करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लोटस प्लांट इज़ वेल सुटेड टू लिव एन एक्वेटिक हैबिटेट एंड अ कैमल इज़ वेल सुटेड टू लिव इन अ डेजर्ट. मतलब कहने का मतलब ये है कि लोटस जो है उसमें ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से वो क्या करता है कि एक्वेटिक कंडीशन में, एक्वेटिक हैबिटेट में रह सकता है, वाटर में रह सकता है. और कैमल जो होता है, कैमल के अंदर ऐसी कंडीशंस होती हैं, ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से वो डेजर्ट में रह सकता है. तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं. अपने आप के अंदर वो डिफरेंट क्वालिटी एडॉप्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर उस हैबिटेट में रहने के एबल हो जाते हैं. नाउ काइंड्स ऑफ हैबिटेट. हैबिटेट जो होते हैं वो कितने काइंड के होते हैं देखते हैं. द मेजर टाइप ऑफ हैबिटेट आर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. जो टू मेजर मेन टाइप के होते हैं, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड हैबिटेट और दूसरा जो होता है आपका एक्वेटिक यानी कि वाटर हैबिटेट. ठीक है. तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं इसके बारे में. द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. Organisms that live on land are called terrestrial organisms and their habitat is called terrestrial habitat. ऐसे organism जो कि लैंड पर रहते हैं वो terrestrial organism कहलाते हैं और उनका habitat क्या कहलाता है, terrestrial habitat कहलाता है. For example, humans, cow, deer, tiger and lions are terrestrial organisms. ये ह्यूमन बीइंग, काऊ, डियर, टाइगर और लायन ये जो होते हैं वो क्या होता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है. अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो होते हैं उनमें क्या क्या आते हैं उसमें भी हम देखते हैं. लेट अस नो अबाउट सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. द फर्स्ट वन इज डेजर्ट. डेजर्ट के बारे में हम देखते हैं. डेजर्ट्स आर यूजुअली वेरी हॉट ड्यूरिंग डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट एंड दे गेट वेरी लिटिल रेनफॉल. डेजर्ट क्या होता है कि डे टाइम में बहुत ज़्यादा हॉट रहता है, नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा कूल रहता है, वहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है.
तो इसलिए वहाँ पे वाटर की बहुत कमी होती है। और जब वाटर की कमी होती है तो वहाँ पे बहुत कम ही ऐसे प्लांट या एनिमल होते हैं जो कि डेजर्ट में सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो प्लांट जो कि डेजर्ट में सरवाइव कर सकते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटी होती है वो हम देखते हैं। एडोप्टेशन इन प्लांट्स, पहले हम प्लांट्स की क्वालिटी देखते हैं। वो प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, फर्स्ट पॉइंट, उनके रूट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, बहुत डीप होते हैं। क्यों? क्योंकि डेजर्ट जो होता है, डेजर्ट में वाटर लेवल बहुत अंदर होता है, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट बहुत डीप यानी कि लंबे होते हैं, जो डीप गहराई तक जाते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, उनकी क्वालिटी ये होती है, द लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। मैंने आप लोग को बताया था कि लीफ जो होते हैं, लीफ पर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कि स्टोमेटा बोलते हैं। उसी स्टोमेटा से वाटर लॉस होता है। लेकिन तो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनके लीफ कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं स्पाइंस में यानी कि कांटे में, जिसकी वजह से वाटर का लॉस नहीं हो पाता है। थर्ड, उनके स्टेम जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ग्रीन, थिक और फ्लैशी होते हैं और वो क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करके रखते हैं और इसीलिए लंबे समय तक बिना वाटर के वो रह सकते हैं। नेक्स्ट, सिंस दिस प्लांट डज नॉट हैव लीव्स, द स्टेम इज अडॉप्टेड टू मेक फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होते हैं कि लीफ मॉडिफाई हो जाते हैं स्पाइंस में। आपको पता है लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होता है और वही स्पाइन में चेंज हो जाता है। तो इसकी वजह से इसके जो स्टेम होते हैं वो फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, द स्टेम ऑल्सो हैव अ वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। इनके जो स्टेम होते हैं ये इन पे एक वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्स कोटेड लेयर होती है, जिसकी वजह से इनको जो होते हैं क्या करते हैं कि वाटर लॉस होने में हेल्प रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एडोप्टेशन इन एनिमल। अब डेजर्ट जो होते हैं वो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल में क्या एडोप्टेशन होती है। स्नेक्स एंड रैट्स लिव इन डीप ब्यूरोज दैट हैव अ कूल एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट। स्नेक जो होते हैं या फिर रैट, वो डीप ब्यूरो यानी कि गहरे ब्यूरोज, होल करके, बिल करके उसमें वो रहते हैं। डे टाइम में क्या होते हैं कि वो गर्मी से बचने के लिए डीप ब्यूरोज करके, खुदाई करके वो अंदर जाके रहते हैं और जब नाइट टाइम होता है तब वो क्या करते हैं, उससे वो बाहर आ जाते हैं। उसके अलावा कैमल जो होते हैं, कैमल में भी डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं वो उनके अंदर एडोप्टेशन होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। It drinks a large quantity of water at a time and can stay without water for a long period of time. कैमल जो होता है वो बहुत लंबे समय तक बिना वाटर के रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही बार में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर पी लेता है, पानी पी लेता है। इट एक्सीट वेरी लेस वाटर इन यूरिन एंड इट्स जंग इज़ वेरी ड्राई एंड इट डज नॉट स्वेट। अब देखो ये इसमें क्या क्या क्वालिटी होती है। यूरिनेट बहुत कम करता है, इनका डंग एकदम ड्राई होता है, इनमें स्वेटिंग नहीं होती, यानी हर तरफ से क्या होता है, वाटर जो होते हैं, वाटर इनकी बॉडी में प्रिवेंट होता है, बच के रहता है, बचा के रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये डिज़र्ट एरिया में रहने के लिए कैपेबल होते हैं। अब हम देखते हैं माउंटेन हैबिटेट। अभी अपने डेजर्ट हैबिटेट देखा, अब हम माउंटेन हैबिटेट के बारे में देखते हैं। The habitats, these habitats are normally very cold and windy, and as we go higher up in the mountain, the temperature decreases, and the snowfall also occurs during the winter. होता क्या है कि जो माउंटेन रीजन में होते हैं वहाँ जनरली बहुत ठंडी होते हैं और बहुत ही विंडी यानी कि हवा चलती रहती है। जैसे जैसे माउंटेन्स पे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, स्नोफॉल भी होते हैं विंटर सीजन में, ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट उस एरिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। तो हम देखते हैं कि प्लांट्स में क्या एडोप्टेशन होता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर रह सकते हैं, या एनिमल जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, ठीक है। पहले हम प्लांट्स देखते हैं। Trees like pine usually grow on the sloping sides of the mountains since most of the rainwater in such areas flows down and slopes. Very little water is available to the tree.
वहाँ के जो ट्री होते हैं जैसे कि पाइन, वो जनरली जो होते हैं उन माउंटेन के स्लोपिंग यानी कि ढलान वाले पोर्शन पे वो ग्रोथ करते हैं। अब रेन वाटर वहाँ पे ज़्यादा होता है। Most of the rainwater in such areas flows down to the slope. Very little water is available to tree. अब स्लॉप से जो होते हैं वो क्या करते हैं, ढलान से पानी ज़्यादातर रेनफॉल के वाटर वो नीचे जाते हैं, तो ट्री पे बहुत कम ही वाटर रह जाते हैं। टू कंजर्व वाटर, लीव्स आर रिड्यूस टू needle like स्ट्रक्चर। जो वाटर जो होते हैं वो वाटर को जो प्लांट जो होते हैं वो वाटर को कंजर्व करने के लिए उस प्लांट की जो लीव्स होते हैं वो रिड्यूस होकर निडल लाइक हो जाते हैं। Okay, and these trees are normally cone shaped and have sloping branches, and this help the rainwater and the snow to slide off easily. ये जो ट्रीज या प्लांट्स होते हैं वो नॉर्मली कोन शेप के होते हैं, यानी कि उनके ब्रांचेस स्लोपिंग होते हैं, जिसकी वजह से रेन वाटर या स्नो जो होते हैं उस पर आसानी से स्लाइड कर जाते हैं, खिसक जाते हैं और उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नाउ एडोप्टेशन इन एनिमल, जो एनिमल होते हैं उनमें किस तरीके के एडोप्टेशन होते हैं। एनिमल्स लाइक याक्स, बियर, माउंटेन गोट्स एंड स्नो leopards live in mountain. Yaks have long hair and snow leopard have thick fur on their body to protect them from the cold. अब जो माउंटेन रीजन एरिया होते हैं वहाँ पे याक, बियर, माउंटेन गोट और स्नो लियोपार्ड जो होते हैं वो पाए जाते हैं। याक और स्नो लियोपार्ड जो होते हैं उनकी बॉडी पे लॉन्ग हेयर होते हैं, थिक फर, मोटे फर होते हैं, जो कि उनकी बॉडी को ठंड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। Mountain goats have strong hooves for running up the rocky slopes of the mountains. और जो माउंटेन गोट होते हैं उनके जो पैर होते हैं उनमें हूव जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो कि उन्हें माउंटेन के स्लॉप यानी ढलान पे चलने के लिए या दौड़ने में के लिए हेल्प करते हैं। नाउ पोलर रीजन, अब हम बात करते हैं पोलर रीजन की। पोलर रीजन आर वेरी कोल्ड, पोलर रीजन बहुत ही ठंडा होता है। पोलर बियर लिव इन पोलर रीजन एंड दे अडॉप्ट देमसेल्फ टू लिव इन कोल्ड हैबिटेट। पोलर बियर जो होते हैं वो पोलर रीजन में रहते हैं और वो इस तरीके से रहते हैं कि अपने आप को उस कोल्ड हैबिटेट में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो स्किन होते हैं यानी कि फर जो होते हैं वो बहुत ही मोटे होते हैं, उनको ठंड से बचाते हैं। पेंगुइन सर्वाइव इन पोलर रीजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटरप्रूफ फेदर्स। पेंगुइन जो होते हैं वो पोलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, उनकी बॉडी में जो होते हैं जो फेदर होते हैं वो वाटरप्रूफ होते हैं और वही उनको ठंड में रहने के लिए हेल्पफुल होते हैं या ठंड से बचाते हैं। और उनकी बॉडी जो होती है, बॉडी के अंदर फैट का थिक मोटा लेयर होता है जो कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। दे स्टे टुगेदर इन ग्रुप टू कीप देम वार्म। और ये जो पेंगुइन होते हैं हमेशा ये ग्रुप में रहते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को की बॉडी को वार्मथ यानी कि गर्माहट देते हैं। ओके, now forest and grassland habitat, but we will learn about it in the next volume. Okay, thank you.